Welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have completed law of variable proportion. तो लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, जिसको हम लोग लॉ ऑफ फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी हम लोग उससे समझ सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में मैं आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बताऊंगी। देखिए, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बेसिकली लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के थ्रू समझते हैं, एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू समझते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। सो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बेसिकली ये चीज़ बताता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे आउटपुट में चेंज आते हैं, और आउटपुट में चेंज इस वजह से आते हैं क्योंकि हम अपने सारे इनपुट को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सेम प्रोपोर्शन में जब चेंज करते हैं तो हमारे आउटपुट में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या होता है, ये लॉ ऑफ रिटर्न हमें बताता है। मतलब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे हम सारे इनपुट में जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी हमारे इनपुट होते हैं जो हमने प्रोडक्शन करने के वक्त देते हैं, उन सारे इनपुट को हम लोग सेम प्रोपोर्शन में साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में सेम प्रोपोर्शन में हम लोग उनको चेंज करते हैं। जैसा कि मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको बताया था कि वहाँ पे क्या होता था कि सिर्फ हम लोग किसी एक इनपुट में चेंज करते थे। तो वहाँ के टेबल एज वेल एज ग्राफ में भी हमने ये पढ़ा था कि हम लोग बस अपने लेबर को इंक्रीज़ कर रहे थे। हमारे जो और फैक्टर थे, जैसे कि हमारा लैंड जो था वो क्या था, फिक्स था, बस हम लोग इसको चेंज कर रहे थे, सिर्फ लेबर को चेंज कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके लैंड में भी चेंजेस आएंगे या लेबर में भी चेंजेस आएंगे। मतलब कि जितने आपके इनपुट होते हैं जो आप प्रोडक्शन करने के वक्त आप यूज़ कर रहे होते हैं, उनको एम्प्लॉय आपने किया हुआ होता है, उन सारे फैक्टर इनपुट में चेंजेस आते हैं, और उन सारे फैक्टर इनपुट में चेंजेस आने की वजह से आपकी जो आउटपुट की जो क्वांटिटी होती है वो कुछ ना कुछ चेंज होती है, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न हमें ये बताता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल refer to change in output that result from a change in a factor input simultaneously in the same proportion in the long run। लॉन्ग रन में होता क्या है कि जो भी फैक्टर इनपुट्स हमारे होते हैं, जो भी हमारे फैक्टर इनपुट्स होते हैं, वो एक साथ चेंज होते हैं और सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आउटपुट में कुछ चेंजेस आते हैं, आउटपुट हमारी कुछ इंक्रीज हो जाती है। When a firm changes the quantity of all input in the long run, it changes the scale of production। जब फर्म क्या करती है, चेंज करती है क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट, अपने सारे इनपुट की क्वांटिटी जब चेंज करती है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में सारे इनपुट, फिक्स्ड फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर, सारे इनपुट्स जो होते हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। वो इनपुट जो आप प्रोडक्शन करने के टाइम पे एम्प्लॉय कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो आप आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारे इनपुट क्या होते हैं, लॉन्ग रन में चेंज हो सकते हैं। बट अगर हम लोग शॉर्ट रन में देखिए तो शॉर्ट रन में सिर्फ हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज होते हैं और कोई फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन में जब कोई भी फर्म सारे इनपुट्स को चेंज करती है तो उसकी वजह से जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है गुड्स का, वो चेंज हो जाता है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब देखिए ये होता है, जैसे कि जो लार्ज स्केल फॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे दो तरीके के फॉर्म आपको मिल जाएंगे, एक लार्ज स्केल फॉर्म मिल जाएंगे, एक स्मॉल स्केल फॉर्म मिल जाएगी। जो लार्ज स्केल फॉर्म होती है वहाँ पे हमारे जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल फॉर्म। लार्ज स्केल फॉर्म में जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, एंड स्मॉल स्केल फॉर्म में कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है। लार्ज स्केल फॉर्म ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो कि ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, और वो एक ऐसे मार्केट में डील करती हैं जो मार्केट बहुत ज़्यादा मार्केट वो अपग्रेड हो चुका होता है, आगे निकल चुका होता है, वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही होती है उनकी। तो जब उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, वो ऐसे मार्केट में डील करते हैं जिस मार्केट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा उनको मिल रही है, तो उनका आउटपुट जो प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, वो आउटपुट भी ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल में क्या होता है कि यहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो स्मॉल क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन किया जाता है, एंड ये जो होती है ये कुछ ऐसे मार्केट में रहती है जो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। मतलब कि ये जो फर्म है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वाले, इनका जो मार्केट शेयर है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो आउटपुट का प्रोडक्शन किया जाता है वो कम होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि जब फर्म अपने सारे इनपुट्स को लॉन्ग रन में जब चेंज कर देती है, सारे इनपुट्स को इंक्रीज़ कर देती है, तो सारे इनपुट्स को इंक्रीज़ करने की वजह से उनको स्केल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में कुछ अच्छे खासे उनको चेंजेस मिल जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉटसन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है, रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ अ टोटल आउटपुट एज वेल एज ऑल इनपुट आर वेरिड इन सेम प्रपोर्शन एंड इट इज़ अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का मतलब ये समझिए कि अगर आप सारे इनपुट्स में अगर सेम प्रपोर्शन में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं लॉन्ग रन में, सारे इनपुट में अगर आप सेम प्रपोर्शन में चेंजेस कर रहे हैं, तो जो आपका टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होकर निकलता है ना, जिसको मैं आउटपुट कह रही थी, ये जो टोटल आउटपुट आपका जो प्रोड्यूस होकर निकलता है ना, वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप सारे इनपुट को इंक्रीज़ मान लीजिए करते हैं, तो आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस होकर आ रहा है, आपको जो टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होकर आ रहा है वो भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू वॉटसन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला है कि रिटर्न टू स्केल रिलेटेड होता है किस चीज़ से, बिहेवियर ऑफ अ टोटल आउटपुट। क्यों? क्योंकि जैसे ही सारे इनपुट की प्रपोर्शन को चेंज किया जाता है, जैसे ही सारे इनपुट को इंक्रीज़ किया जाता है सेम प्रपोर्शन में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो टोटल आउटपुट होता है उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, लॉन्ग रन में।
उसके बाद अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे मैंने स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल दिया है। रिटर्न टू स्केल के कुछ स्टेजेस मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है कि जैसे जो फैक्टर्स ऑफ इनपुट जब आप लोग चेंज करते हैं सेम प्रपोर्शन में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है? गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी भी 3 पार्ट्स में ये बाइफरकेट किया गया है। 3 तरीके से इसको कैटेगराइज़ किया जाता है। जैसे पहला होता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और तीसरा हमारा होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है? तो एक-एक करके हम लोग इसको समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो आपका रिटर्न टू स्केल होता है, यहाँ पे आप सारे इनपुट्स को आप चेंज करते हो और सारे इनपुट्स को चेंज जब आप करते हो तो आपका टोटल आउटपुट में चेंज आता है। जब टोटल आउटपुट में जब चेंज आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसमें वही चीज़ पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग टोटल इनपुट को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, 100% से इंक्रीज़ करते हैं, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे आउटपुट इनपुट के कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज होते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे आउटपुट इनपुट के कंपैरेटिवली कम चेंज होता है आउटपुट में। और कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे जितना हम लोग इनपुट में चेंज करते हैं उतना ही हमारा आउटपुट में चेंजेस आता है, ठीक है? तो ये ऐसे 3 तरीके से इसको कैटेगराइज़ किया जाता है कि हम लोग रिटर्न टू स्केल को 3 स्टेजेस पे पढ़ सकते हैं। तो वो दिखाती हूँ मैं। देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बेसिकली कहता क्या है? When proportionate increase in total output is more than proportionate increase in input, it is increasing return to scale। देखा, मैंने आपको बताया था ना कि जब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी टोटल आउटपुट में जो चेंजेस आ रही है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है टोटल आउटपुट में, अगर मान लीजिए कि वो ज़्यादा हो रहा है, टोटल आउटपुट में आपके जो चेंजेस हो रहे हैं वो अगर मान लीजिए कि ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जितना आप अपने इनपुट को चेंज कर रहे हो उसके कंपेरेटिवली, ठीक है? मतलब कि आप अपने इनपुट को जितना चेंज कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपके आउटपुट में चेंजेस आ जा रहे हैं, ठीक है? आउटपुट को जैसे मान लीजिए इनपुट को आप 100% से इंक्रीज़ कर रहे हैं और आपकी आउटपुट 150% से इंक्रीज़ हो जा रही है, तो ये हमारा क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ इन टोटल आउटपुट इज़ मोर दैन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ इन इनपुट, इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब कि जितना प्रोपोर्शन आपका टोटल इनपुट में चेंज कर रहे हो, उससे ज़्यादा अगर टोटल आउटपुट का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा बताता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन ऑल द इनपुट इंक्रीज्ड बाय 100% देन आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज बाय मोर देन 100%। देखिए, जब सारे इनपुट क्या होते हैं, आप 100% से उनको इंक्रीज़ करते हैं, तो आपकी जो आउटपुट होती है 100% से ज़्यादा से इंक्रीज़ होती है, और जब 100% से ज़्यादा से इंक्रीज़ होती है तो वो हमारा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। टेबल के थ्रू अगर आप ये समझे, तो यहाँ पे हमने 2K + 4L लिया। 2K का मतलब क्या हुआ? कैपिटल, एंड एल का मतलब हुआ लेबर। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखिए, तो फर्स्ट केस में हमने 2 कैपिटल प्लस 4 लेबर हमने लिया है। जब हमने ये लिया तो हमें आउटपुट कितना मिला? 100 यूनिट्स का हमें आउटपुट मिला, ठीक है? उसके बाद आप देखिए कि हमने इनपुट को 100% से इंक्रीज़ किया है। 2 कैपिटल को हमने 4 कैपिटल कर दिया एंड 4 लेबर को हमने 8 लेबर कर दिया। तो जब हमने इसको इंक्रीज़ किया तो हमारा आउटपुट देखिए कितना इंक्रीज़ हुआ। हमारा आउटपुट 100% से इंक्रीज़ नहीं हुआ, हमारा आउटपुट 150% से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? हमारा आउटपुट क्या हुआ है? 150% से इंक्रीज़ होके 250 हो गया है, ठीक है? थर्ड केस में अगर आप देखिए कि फिर से आपने क्या हुआ? कैपिटल को इंक्रीज़ किया, फिर से आपने लेबर को इंक्रीज़ कर दिया। जब आपने देखा कि आपकी आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है और इंक्रीज़ 100% से ज़्यादा हो रही है, तो आपने क्या किया? आपने और कैपिटल एंड और लेबर को एम्प्लॉय कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जो आउटपुट में इंक्रीमेंट हुई है, वो इंक्रीमेंट होके 550 हो गई है। मतलब 250 से 550 आपको यूनिट्स प्रोड्यूस मिलने लगे। तो यहाँ पे 120% आपकी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे कितनी इंक्रीज़ हुई है? 120% आपकी इंक्रीमेंट हुई है आउटपुट में। यहाँ पे हर केस में अगर आप ये चीज़ देखें कि हमने इनपुट को 100% से इंक्रीज़ किया है, ठीक है? बट हमारा आउटपुट कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है? फर्स्ट केस में हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है 150% से, और सेकंड में हमारा मतलब लास्ट वाले केस में हमारा 120% से आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है। मतलब ये कि हमारा आउटपुट 100% से ज़्यादा से इंक्रीज़ हुआ है। पहले जब 100 से 250 हुआ तो 150% का चेंज आया, एंड 250 से जब 550 हुआ तो 120% का चेंज आया। तो यहाँ पे 100% से ज़्यादा के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू इनपुट। तो ये हमारा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जहाँ पे जो टोटल आउटपुट में जो चेंजेस आते हैं, जहाँ पे टोटल आउटपुट में जो हमारे चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा चेंजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू चेंज इन इनपुट। तो वो हमारा क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सेकंड आप देखिए, तो सेकंड हमने क्या देखा था? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में बेसिकली क्या होता है कि जितनी आपकी यहाँ पे आप इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं, उतना ही आपका इंक्रीमेंट किस में होता है? आउटपुट में भी, ठीक है? तो इसको देखिए, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। मतलब कि जितना आप टोटल आउटपुट में इंक्रीज़ कर रहे हो, उतना ही अगर आपका इनपुट में भी अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि इसको उल्टा भी आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या चीज़ है, जितना आप इनपुट में अपने इंक्रीज़ कर रहे हैं, जितना भी आप इनपुट में इंक्रीज़ कर रहे हैं, सपोज जैसे इनपुट को आप 100% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट भी आपका 100% से ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आप नाम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे चेंजेस कांस्टेंट है, मतलब कि 100% अगर इनपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो 100% हमारी क्या होगी? आउटपुट भी इंक्रीज़ होगी। व्हेन ऑल द इनपुट इंक्रीज बाय 100% देन द इंक्रीज इन आउटपुट विल आल्सो बी 100%। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताया है कि अगर आप इनपुट में इंक्रीज़ कर रहे हो 100%, तो आउटपुट में भी इंक्रीज़ होगा आपके 100% से। टेबल के थ्रू मैं आपको ये समझाती हूँ कि टेबल में देखिए, फर्स्ट कॉलम में हमने
क्या लिया है, कैपिटल एंड लेबर लिया है। तो फर्स्ट केस में आप देखिए कि 8 के है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लास्ट वाले इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे यहाँ पे हमने 8 की प्लस 16 एल पे छोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने स्टार्ट किया इसमें, तो हमने फर्स्ट केस में क्या लिया है, 8 के लिया है, मतलब 8 कैपिटल लिया है, 16 लेबर लिया है। जब हमने 8 कैपिटल एंड 16 लेबर जब यहाँ पे लिया तो हमें जो आउटपुट प्रोड्यूस होकर मिला वो 550 मिला, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, 100% से इंक्रीज कर दिया, 8 को 16 कर दिया एंड 16 को 32 हमने कर दिया, 32 लेबर हमने कर दिया एंड 8 को 16 कैपिटल हमने कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखें तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होकर हमें मिला है वो 1100 जस्ट हमारे 550 का डबल है। मतलब यहाँ पे अगर आप इनपुट में 100% से इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपका टोटल आउटपुट भी क्या हो रहा है, 100% से ही इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह अगर आप थर्ड केस में देखिए तो थर्ड में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपने 16 कैपिटल से इसको इंक्रीज़ करके 32 कैपिटल कर दिया एंड 32 लेबर से इंक्रीज़ करके 64 लेबर आपने कर दिया। तो यहाँ पे जो आपके आउटपुट में इंक्रीमेंट आया है वो आउटपुट में इंक्रीमेंट कितना आया है, यहाँ पे देखिए 1650 आपका आउटपुट हो गया है जो कि 100% इंक्रीज़ हुआ है। मतलब क्या, तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको यहाँ पे थर्ड केस में ये चीज़ बोल दिया था कि यहाँ पे 1650 का चेंज आया है, दरअसल यहाँ पे 1650 का नहीं 2200 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे आउटपुट 100% से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1100 के बाद अगर 100% इसमें हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, 1100 में अगर 100% इंक्रीमेंट करेंगे तो 2200 हमारा आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने लेबर को 100% से इंक्रीज़ किया, 8 को 16 किया, 16 को देन 32 किया, ठीक है। 16 लेबर को हमने 32 लेबर किया, देन 32 लेबर को हम लोग 64 लेबर किया। तो यहाँ पे अगर हमने इनपुट को 100% से इंक्रीज़ किया है तो हमारा आउटपुट भी 100% से इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज के भी फॉर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड हमने क्या पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा देखा था डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में बेसिकली क्या कहा जाता है कि आप जितना इनपुट में चेंजेस करते हैं उसके कंपैरेटिवली, मतलब कि इनपुट के चेंजेस के कंपैरेटिवली हमारे जो टोटल आउटपुट में जो चेंजेस आते हैं वो कम चेंज होता है, कम चेंजेस आते हैं हमारे टोटल आउटपुट में इनपुट के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि व्हेन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। जो जितना प्रपोर्शन का हमारा इंक्रीज होता है टोटल आउटपुट में, जितना प्रपोर्शन का हमारा इंक्रीमेंट होता है टोटल आउटपुट में, अगर वो कम है, किसके कंपैरेटिवली कम है, जो हम लोग इनपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इनपुट के इंक्रीज़ होने के कंपैरेटिवली अगर हमारे टोटल आउटपुट के इंक्रीमेंट कम अगर है तो वो हमारे का क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब कि आप जो इनपुट दे रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए उसमें आपने क्या किया है, जितना चेंजेस किया है उसके कंपैरेटिवली आपको आपको लगता है कि आपको 100% अगर आपने इनपुट को इंक्रीज़ किया है और आपको लगता है कि अगर आपने 100% आउटपुट को अगर इंक्रीज़ किया है तो आपको, सॉरी, इनपुट को अगर इंक्रीज़ किया है तो आपको आउटपुट भी क्या आपको 100% मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको आउटपुट कितना 80% मिलेगा, 70% मिलेगा, 90% मिलेगा, बट 100% से कम ही मिलेगा। तो ऐसा जहाँ केस होता है जहाँ पे आप इनपुट को 100% से इंक्रीज़ करते हो बट आपकी आउटपुट 80% से, 90% से, 70% से, 100 से कम परसेंट से ही इंक्रीज़ होती है, तो वो क्या होता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो बेसिकली देखिए डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल किस केस में होता है, देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आपका उस केस में होता है जब आप अपने सारे इनपुट को एकदम पूरे इफिशिएंटली आपने यूटिलाइज कर लिया है, मतलब कि जिस हद तक आप उसको यूज़ कर सकते थे, जिस हद तक आप उसका उपयोग करके उसका पूरी उसकी उपयोगिता को आप यूज़ कर सकते थे, जितना भी एफिशिएंट वो है आपके लिए, आपने पूरी एफिशिएंसी के साथ उस सारे इनपुट का आपने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने सारे इनपुट का उस हद तक यूज़ कर लिया है जिस हद तक वो आपको आउटपुट आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने अपने इनपुट को 100% लगाया है। और अगर आपने अपने इनपुट को 100% लगाया है तो आपको आउटपुट भी 100% ही मिलेगा। सेकंड, थर्डली आप देखिएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपका उस केस में होता है जहाँ पे आप हद से ज़्यादा अपने इनपुट को इंक्रीज़ करने लगते हो। मतलब आपको आपका मैक्सिमम आउटपुट आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे ही मिल चुका है। बट जैसे-जैसे आप देख रहे हैं ना कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये देखकर आपको लग रहा है कि अगर आप इनपुट को और इंक्रीज़ करेंगे तो शायद आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन होकर मिले। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक हद के बाद जो चीज़ भी आप यूज़ करें, जो भी इनपुट को आप इंक्रीज़ कर रहे हो, उस चीज़ को ऑलरेडी आप इतना यूज़ कर चुके हैं कि उसकी पूरी एफिशिएंसी खत्म हो चुकी है, ठीक है? तो क्या होता है यहाँ पर, अगर आप हद से ज़्यादा किसी भी फैक्टर को अगर यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हो, ज़बरदस्ती इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ से आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होना शुरू हो जाता है। ठीक है? मतलब कि आप अपने इनपुट को वापस से 100% से फिर से इंक्रीज़ कर दिया, जबकि नीड नहीं थी। और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आपने इनपुट को अगर 100% से इंक्रीज़ किया है, तो जैसे पहले आपको 100% रिटर्न मिल रहा था, वैसे अभी भी 100% रिटर्न मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिक्रीज़िंग रिटर्न में और डिमिनिशिंग रिटर्न में ये आपका होता है कि अगर आप इनपुट को 100% से अगर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आपका आउटपुट बहुत कम ही निकल के आएगा। आपको रिटर्न जो मिलेगा, वो बहुत कम मिलेगा, 100% से कम मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, अगर आप देखिए, व्हेन ऑल द इनपुट इंक्रीज़ेज़ बाय 100%,
देन द इंक्रीज इन आउटपुट विल लेस देन 100%। जब सारे इनपुट को आप 100% से इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे जो आपके आउटपुट में जो चेंजेस आता है वो 100% से कम के चेंजेस आते हैं। इसको टैबुलर फॉर्म के थ्रू अगर आप समझे तो यहाँ पे देखिए हमने इनपुट लिया है एंड कैपिटल लिया है, मतलब कि इनपुट में हमने क्या लिया है, कैपिटल लिया एंड लेबर लिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि आपने कैपिटल स्टार्टिंग में 32 लिया है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल में देखिए हमने 32 कैपिटल एंड 64 लेबर पे हमने क्या किया है, एंड किया है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिला वो 2200 मिला। अब जैसे ही हमने इनपुट को 100% से इंक्रीज़ किया, आप देखिए हमने इनपुट को 100% से ही तीनों केस में इंक्रीज़ किया है। आपका आउटपुट क्या हुआ, आपका आउटपुट आपको 4400 मिलना चाहिए था, बट आपको मिला कितना, 4000 ही बस मिला है। आपको 100% इंक्रीमेंट नहीं मिला है आपके आउटपुट में। आपके आउटपुट में जो इंक्रीज़ हुआ है वो 81% ही हुआ है। ठीक है, थर्ड केस में आप देखिए फिर से अगर आपने 100% को अपने इनपुट को बढ़ाया तो यहाँ पे भी आपको क्या हुआ, यहाँ आपको 8000 का आउटपुट मिलना चाहिए था, बट आपको 6200 का ही आउटपुट मिला है। क्यों, क्योंकि आपकी जो इनपुट की जो एफिशिएंसी है ना वो क्या है, वो बहुत इतना ज़्यादा आपने उसको यूटिलाइज़ कर लिया कि उसकी एफिशिएंसी खत्म के बराबर होना शुरू कर दी है। मतलब ये कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर ही आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हाँ, इतना अगर हम इनपुट यूज़ करेंगे तो हमें 100% का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्सेस में अगर आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो एक्सेस में यूज़ करने की वजह से वो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न आपको देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जहाँ पे जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो अगर आप उतना ही उसका यूज़ करें तभी वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ वो अपने आप को यूटिलाइज़ करने देगा। कोई भी चीज़ एक्सेस जब आप यूज़ करते हैं तो उसका नेगेटिव रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी वही कुछ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊँ तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, जब टोटल आउटपुट में जो इंक्रीज़ होता है वो कम होने लगता है एज़ कम्पेयर टू जो इंक्रीमेंट आपने टोटल इनपुट में मतलब इनपुट में आपने किया है। तो उससे क्या होता है कि वो कंडीशन आपकी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वाली हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें कि दोनों केस में आपको सिर्फ 81% का ही आपको चेंजेस मिला है। दोनों केस में आपको क्या हुआ, 81% का चेंजेस बस मिला है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताया कि हाँ, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ये रिटर्न टू स्केल की जो रिजल्ट हमें मिलता है ना, इसको 3 स्टेप में बाइफरकेट किया गया है। बाइफरकेट किया गया है, यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जैसे मान लीजिए कि फर्म ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उस केस में उसने क्या किया, अपना जो इनपुट है वो इंक्रीज़ करते चले गए, करते चले गए। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ये चीज़ देखा कि जब वो इनपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उनका आउटपुट भी बढ़ रहा है। मतलब उन्होंने सारे इनपुट को इंक्रीज़ किया तो वहाँ पे आउटपुट भी क्या हुआ, उनका उनका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ देखा वहाँ पे। फिर क्या किया उन्होंने, जैसे देखा कि मेरा आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो और इनपुट को बढ़ाना शुरू कर दिए। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आपको इनपुट एंड आउटपुट में जो दोनों चेंजेस होते हैं ना वो एक जैसे चेंजेस दिखने लगते हैं। मतलब कि अगर हम लोग आउटपुट को 100% चेंज कर रहे हैं तो हमारा इनपुट में भी 100% हमें चेंज करना पड़ रहा है, हमें 100% आउटपुट के लिए। ठीक है, ये जो आपका स्टेज स्टेज होता है ना, ये आपका स्टेज वो स्टेज हो जाता है जहाँ पे आपको ये कहना होता है कि अब हम इनपुट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक्सेस जब इनपुट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपको क्या मिलने लगता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल का कुछ डिफरेंसेस दिए हैं। रिटर्न टू फैक्टर आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो पढ़े थे ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को जो शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हमने पढ़ा था उसको हम लोग रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन टोटल आउटपुट बाय इंक्रीजिंग ओनली वन इनपुट एंड अदर रिमेन कांस्टेंट। रिटर्न टू फैक्टर में मतलब कि सॉर्टर में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हम लोग बस एक ही इनपुट को चेंज करेंगे और जो भी हमारे आउटपुट में चेंजेस आएंगे वो बस एक इनपुट को चेंज करने की वजह से आएंगे। रिटर्न टू स्केल में हमने क्या देखा था, रिटर्न टू स्केल में हमने ये चीज़ देखा कि हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक साथ सारे इनपुट को एक प्रपोर्शन में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से हमें टोटल आउटपुट में चेंजेस मिलेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड ये क्या होता है, रिटर्न टू फैक्टर हमारा शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन पे अप्लाई होता है एंड रिटर्न टू स्केल हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन से हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन से हम लोग रिटर्न टू स्केल को समझ सकते हैं। मतलब कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न टू स्केल को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, चेंज इन रेशियो ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर का रेशियो चेंज होता है। क्यों, क्योंकि हमारे फिक्स फैक्टर क्या होती है, फिक्स होता है और एक ही ऐसा फैक्टर होता है जो हमारा वेरी करता रहता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने लैंड एंड लेबर की एग्जाम्पल हमने ली थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड में रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, नो चेंज इन रेशियो ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर के रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स हमारा वेरी करते हैं। फोर्थ देखिए रिटर्न टू फैक्टर में ये लिखा है नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आती है। यहाँ पे रिटर्न टू स्केल में देखिए यहाँ पे हमारे स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आती है। फिफ्थ में आप देखिए आउटपुट चेंज ड्यू टू द चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखिए वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे चेंज होती है उसकी वजह से हमारा आउटपुट चेंज होता है। मतलब कि वेरिएबल फैक्टर को जैसे जैसे हम लोग चेंज करते जाते हैं हमारा क्या होता है,
जो एमपी है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आउटपुट में चेंजेस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल फैक्टर में ही बस चेंजेस होते हैं, सारे फैक्टर्स में चेंजेस नहीं होते। इसलिए आउटपुट में जो चेंजेस हमें मिलते हैं ना, वो उतने नहीं मिलते जितने हमें रिटर्न टू स्केल में मिलते हैं, ठीक है? रिटर्न टू स्केल में आप देखिए आउटपुट चेंज ड्यू टू द चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर। यहाँ पे सारे फैक्टर्स हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब कि सारे फैक्टर्स अपने पूरी फुल एफिशिएंसी के साथ अपने जो भी उनका यूज़फुलनेस है उसको आप शो कर रहे हैं। मतलब कि एकदम 100% कैपेसिटी तक हम सारे फैक्टर्स की यूज़फुलनेस को यूज़ कर दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें रिटर्न टू स्केल मिल रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल में यही डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ जस्ट कमेंट मी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।